जिस तरीके से इस बार देश में चुनावी माहौल था, जिस तरीके से इस बार जो है बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ता द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार हुआ। दरअसल ऐसा कि 300 भी पार नहीं हुआ। युवा है, बिहार से आते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अमृत कुमार हुआ, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। देखिए, युवा आज के समय में बिहार में युवाओं की और आप बिहार में या फिर भारत में अगर बात करें तो युवाओं की एक अलग भूमिका रही है। शुरू से ही युवाओं ने जिस तरीके से इस देश को सपोर्ट किया है या फिर परिवर्तन का ये लहर बने हैं इस देश में, युवाओं की सोच और युवाओं की ताकत इस चुनाव में साफ दिखा है। इस चीज़ को एक मानना है कि बीजेपी की टारगेट 400 की थी जो अचीव नहीं हुई। कभी कभी बच्चे भी होते हैं जो एग्जाम में बैठते हैं 95 का टारगेट रखते हैं, पूरी नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका मेहनत विफल जाएगा। आज भी इंडिया की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। आखिर बीजेपी को ऐसी कौन सी चूक हुई कि 300 भी पार करना मुश्किल हो गया? देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर एग्जाम्पल को अगर हम बीजेपी पे सेट करें तो गलत नहीं होगा मेरे ख्याल के अनुसार। देखिए, जिस तरीके से 2014 से पहले बीजेपी की स्थिति थी, उसके स्थिति के अगर प्रारूप अगर आज का समय देखें तो बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हमें निगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। दूसरी चीज़ बीजेपी की थी, कुछ ऐसे मुद्दे उठे, कुछ ऐसे बयानबाजी हुई जिसके कारण उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छा साइन है कि उनको और बेहतर करने का मौका मिले। अगर वो आज भी आगे बढ़ जाते तो वो खुद पे फोकस कम हो जाता उनका। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बात पर चर्चा करना चाहेंगे। कहा जाता है कि राम जी जो है इस बार जिता देंगे, वही राम जी से जो है बहुत बड़ा झटका लगा। देखिए, एक लाइन है कि आज जीत का नया अंजाम देखा जाएगा, सदियों तलक ना हुआ वो काम देखा जाएगा, है जिसका नाम उसका नाम लिखा जाएगा, जो है बदनाम उसको बदनाम लिखा जाएगा। अच्छा। और भारत की सरजमी पे केवल जय श्री राम लिखा जाएगा। तो राम का नाम सदा जय श्री राम, बिल्कुल श्री राम का नाम लिखा गया। अगर आज भी बीजेपी के माथे पे विजय की तिलक लगी है तो भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि आप अयोध्या का टॉपिक लाना चाह रहे हैं, पर देखिए, हर जगह अगर हम राम पे ही सब कुछ छोड़ देंगे तो ये चीज़ सही नहीं है। वहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन में गलती था, कैंडिडेट की भी कुछ ऐसी बयानबाजी थी। पार्टी आपको टिकट देता है पर एज ए कैंडिडेट आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, बीजेपी की हार नहीं, अब बीजेपी का एक बड़ा तबका इससे नाराज़ है। जनता की कुछ नाराज़गी रही है, इस चीज़ को मानना है। पर देखिए, अयोध्या में अगर भगवान राम का हार नहीं हुआ है, अयोध्या में बीजेपी का कैंडिडेट का हार हुआ है। भगवान राम की सदैव कहा जाता ये है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है। युवा, आप लोग क्या सोचते हैं? अच्छा, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो बीजेपी के लाए योजनाओं में केवल हिंदुओं के लिए ही वो योजना होती है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में मुस्लिम को घर नहीं मिला है? आरोप तो लगता रहा है। अरे, आरोप तो भगवान श्री राम के जीवन पे लगा है। उन पे जब आरोप लगा, भगवान श्री राम की पत्नी थी माँ सीता, उन पे आरोप लगा। जब भगवान को नहीं छोड़ा यहाँ के इंसानों ने, तो फिर वो तो बीजेपी तो एक पार्टी है और उस पर कुछ जो नेता है वो भी इंसान है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो बीजेपी भारत की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अच्छा। और इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता है। जो राहुल गांधी बोल रहे थे 295, तो मोदी जी तो 400 कह के 242 लाए। जो 295 वाले वो 95 पे अटक गए, उनका क्या है? जो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, इन पे भी तो कोई आवाज़ उठाए, इन पे भी सवाल उठाए। आज भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस कैबिनेट में। अच्छा। और इस कैबिनेट में बीजेपी का एक बहुत अच्छा, देखिए, अगर कुछ ऊपर नीचे, देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पर जितना सत्ता पक्ष को महत्व दिया जाता है उतने ही विपक्ष को महत्व दिया जाता है। तो ठीक है, बीजेपी के साथ साथ विपक्ष को भी, एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की पहचान होती है और लोकतंत्र की जान होती है। एक जो आरोप लगता रहा है, कहा जाता था कि संविधान खतरे में है, अब तो चुनाव भी हो गया, क्या लग रहा है? संविधान खतरे में है, ये आरोप वही लगा रहे थे जो संविधान से डरते हैं। अच्छा। बीजेपी हमेशा से संविधान का समर्थन, और देखिए, संविधान से ही पूरी भारत चल रही है। संविधान में अगर परिवर्तन का जरूरत था तो वो बीजेपी का 400 नारा इसलिए था कि जिस समय संविधान बना उस समय संविधान में हिंदू देवी देवताओं का चित्र था। हमारे नटराज का, महादेव का,
हमारे गणेश जी का, तमाम हिंदू देवी देवताओं का चित्र था, लेकिन संशोधन करके उनको आज के समय में हटा दिया गया और उनको वापस लाने के लिए 400 की ज़रूरत है। बीजेपी का ये एक बड़ा मोटिव रहा है कि 400 का नारा पार हो ताकि हम पुरानी संस्कृति को वापस ला सके, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन कई सारी बातें हैं। अब देखिए, संविधान खतरे में, अगर संविधान खतरे में है तो आज के समय में तो राहुल गांधी देश छोड़ देना चाहिए था उनको। अगर संविधान खतरे में तो बीजेपी सरकार में आ गई, कितने बदलाव ऐसे कर दिए, क्या भारत का नाम बदल दिया, भारत के कानून बदल दी। वो तो कह रहे हैं सबको जो है 8-8 हजार रुपया 8500 रुपया देंगे महीना में। अब तो जीत गए ना, जहाँ जीत गए वहाँ दे। हाँ। जहाँ जीत गए, यूपी में तो कितनी जगह देखा गया है कि हाँ, अगर जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पर दीजिए ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे कांग्रेस का समझ में नहीं आता, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब आप हार जाते हैं तो हाय ईवीएम ये ईवीएम वो 100 गालियाँ ईवीएम को। आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे आप ईवीएम पे? जब बार नहीं हुआ है स्कैम तो कैसे आवाज उठाएंगे? अच्छा, मतलब अयोध्या सीट अगर बीजेपी जीत जाती तो ईवीएम खराब था। आज क्यों नहीं उठा रहे कि अयोध्या में ईवीएम गलत थी? आवाज तो कांग्रेस का वही है ना, नेता भी वही है, उन्हीं का सोच भी वही है। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद नेता बदल गए हैं, कांग्रेस में कोई नया चेहरा आ गया, सब वही है पुराने वाले। आज क्यों नहीं आवाज उठाते कि ईवीएम खराब था, ईवीएम हैक हो गया इसलिए हम जीत गए? तो आप जीत जाओ तो ईवीएम अच्छा, गोड़ दूसरा जीत गया तो ईवीएम को गाली दे। तो बीजेपी की, देखिए बीजेपी बहुत अच्छे स्टैंड पे आज भी है और जिस तरह से उनके एजेंडाज है, आज प्रधानमंत्री का पहले दिन आपने देखा होगा आवास योजनाओं में कितने लोगों के लिए उन्होंने 300 करोड़ के लगभग में उन्होंने घर की पुष्टि की है कि वो नए देंगे। तो ये कांग्रेस, इसमें तो नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है या फिर कांग्रेस पार्टी वाले जो उनको नहीं मिलेगा या फिर मुस्लिमों को नहीं मिलेगा, जब उनकी एजेंडा सबके लिए है, वो सबका साथ सबके विकास पे फोकस करते हैं, तो फिर ये विपक्ष का काम है लगाना आरोप, वही लगाते हैं, आरोप करते हैं। आते हैं बिहार के राजनीतिक पर। कहीं ना कहीं देखा जाए चिराग पासवान जिनको जो है 5 सीट पर जो है लड़ाया गया था और पांचों के पांचों सीट जो है सफलतापूर्वक जो है हासिल कर लिए, इस सब के बारे में बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बिहार की राजनीति है, हाँ। बिहार में परिवर्तन का जरूरत है और एक नए युवा चेहरा की जरूरत है। अच्छा। देखिए परिवर्तन, जैसा आपने शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि युवा शक्ति का इस भारत में बहुत जरूरत है। अच्छा। आज समझिए एक पवन कल्याण, आप देखिए उनका कितना गजब का, उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये किया। उन्हीं के साथ साथ बिहार के हमारे नेता चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान ने अपना जीत दर्ज किया है। और ये तो नहीं, उनकी ईवीएम तो हैक नहीं, आज उन पे क्यों नहीं सवाल उठ रहे? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है और बिहार की जनता ये जानती है कि बिहार में एक युवा और पढ़े लिखे चेहरा का जरूरत है, क्योंकि जिस स्थिति में बिहार है, अगर परिवर्तन नहीं किया गया तो बिहार और लाचार हो जाएगा और इसके लिए युवा और नए चेहरे का बिहार में जरूरत है, जिसके लिए चिराग पासवान एकदम सही चेहरा है बिहार के लिए। मैम क्या लग रहा है जिस तरीके से बिहार के युवा को जो है केंद्र में जगह मिल गया, मंत्री पद पर आ गए? डिजर्विंग है वो या चिराग पासवान। अच्छा। और बहुत उभरते हुए बहुत अच्छे नेता हैं। उभरते हैं क्योंकि बिहार के मुद्दों पे बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हाँ पढ़ाई की बात करते हैं, तो इससे लग रहा है कि बिहार का आने वाले उसमें अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। कहीं ना कहीं देखा जाए चिराग पासवान के लेकर के जो है बहुत सारे लोग जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। आप लोग? हाँ, हम लोगों को भी लगता है कि आगामी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तेजस्वी यादव भी तो युवा है। तेजस्वी युवा है लेकिन उनकी सोच वही पुरानी है। पुरानी कैसे? हाँ, पुरानी का मतलब है वही लालू यादव की पीढ़ी को चला रहे हैं और उसी तरीके की बातें करते हैं। हालांकि रोजगार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बिहार में नीतीश सरकार से मिलकर के, लेकिन वो चीज़ें देखने को वो जोश नहीं दिखता है। मैडम करिए कि रोजगार के लिए जो है तेजस्वी यादव जो है काम किया। अच्छा, घर बर्बाद होता है तो घर का मुखिया जिम्मेदार होता है, तो घर आबाद होगा तो कौन जिम्मेदार है? अगर घर में गार्जियन होता है और उस घर का कोई अगर बुराई हो तो गार्जियन जिम्मेदार। अच्छा। और बढ़िया हो जाए तो जिम्मेदार उस घर का छोटा भाई, कि वो उस समय भी जिम्मेदार गार्जियन है। अगर नौकरी दिया तो इतना वाहवाही तेजस्वी जी लूट रहे हैं। तेजस्वी जी ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री के आदेश से होता है बहाली, भले तेजस्वी जी उस समय सरकार में थे पर बिहार का मुख्यमंत्री तो नहीं थे तेजस्वी जी, उस समय तो नीतीश कुमार थे, तो फिर उस समय उनको क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं?
अगर आप साथ में हैं, अगर आज जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आज भारत की सत्ता में अगर बीजेपी के साथ एनडीए के और भी घटक दल है तो कोई विकास का कार्य होगा तो जितना उसमें हिस्सा बीजेपी का है उतना ही घटक दल अन्य घटक दल का है। तो अगर कोई अलग घटक दल का है कि हमने कर दिया तो ये चीज़ सही नहीं है ना। भाई आखिरकार आवाज तो उठाया ना, मुद्दा तो लाया ना सामने लोगों के। जंगल राज के नाम से हमको नहीं लगता है कि जंगल राज कोई नए पहचान की मोहताज है। अच्छा, उनके ही पिताजी थे जिनके लिए जंगल राज्य जैसे शब्दों का संबोधन किया गया एक समय में बिहार में, और जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरी चीज़, बिहार में यादव परिवार को अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल दूं, जैसे कहा जाता है कि लालू यादव यादवों के नेता है, तो क्या बिहार में तेजस्वी यादव के सिवाय कोई यादव नहीं उनके पार्टी में? पहले लालू जी, फिर उनकी पत्नी, अब बेटा। क्या यादव बिहार में है ही नहीं उनके सिवाय? पप्पू यादव थे ना, उतारे तो थे। देख तो लिए पप्पू यादव, जो पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव एक मेहनती और डिजर्विंग कैंडिडेट थे। अच्छा। उनकी जीत इस बात का साफ गवाह है। बिहार में इकलौता निर्दलीय जीत अगर किसी की हुई है तो पप्पू यादव की हुई है। पप्पू यादव की कितनी आस थी, जन अधिकार पार्टी, उन्होंने अपना पार्टी कुर्बान कर दिया अपने कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या दिया? आप यही देखिए ना, जो इन्होंने अपना जीवन का मेहनत कांग्रेस को दे दिया, उसने क्या दिया? धोखा के सिवा और कुछ नहीं दिया। जिस तरह जिन्होंने अपने जीवन का मेहनत और अपना सारा पॉलिटिकल करियर कांग्रेस को दे दिया, जब उन्होंने उनको धोखा दे दिया तो आम जनता को क्या करेंगे इनके गठबंधन और ये। तो इसी तरह देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ठीक है, अगर एक तबके के नेता बने हैं तो अच्छी चीज़ है, उनको पोस्ट की भी मिली थी, पर किस तरह से उन्होंने क्या किया ये चीज़। यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, आने वाला विधानसभा चुनाव है, इस सब पर क्या असर पड़ने वाला है? लोकसभा में देखिए, जस्ट एक एग्जांपल दिया जाता है कि हर एक लोकसभा के बराबर 6 से 7 विधानसभाएं होती हैं। बिल्कुल। 4 जीत इनकी हुई है, उतने को 6 से गुना कर लीजिए, लगभग उतना कहीं ना कहीं अगर हो सके तो विधानसभा सीट जीतेंगे, वरना तो इनकी लुटिया देखिए डूबी हुई लुटिया है। 80 सीट पिछले बार आई थी क्योंकि चिराग विरोध में था नीतीश के। इस बार चिराग साथ है, तो इस बार जो चिराग 78 से 40 पे लाया वो फिर 78 से 100 पे लेके जाएगा। और इस बार देखिए एनडीए की गठबंधन बिहार में 150 से ज़्यादा सीटों को जीतेगा और उसमें दोबारा फिर से और एक अच्छी सरकार एनडीए के बिहार में बनेगी। कैसे देखते हैं बिहार के राजनीति को? बहुत अच्छा देखते हैं बिहार में। इससे 24 से विकास शुरू हो जाएगा। विकास, हाँ, विकास का डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, पूरा फायदा मिलेगा बिहार को। ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, मतलब एनडीए गठबंधन अच्छा, बिहार में बहुत अच्छा करेगा विकास। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ बिहार के युवा जो कि अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।